चाहते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, हाय दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो दोस्त एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा जो दोस्त पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैनल काफ़ी यूजफुल है। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे हाउ मेनी टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर कुल देश कितने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 195 कंट्रीज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर कुल देश 195 हैं, जिसमें से 193 आपकी मेंबर कंट्री हैं यूएन की, और बाकी आपकी 2 नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, वो हैं आपकी वेटिकन सिटी और ताइवान। ठीक है, कुल देश आपके 195 हैं, जिसमें से आपके 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और बाकी के 2 नहीं हैं। उनमें हैं आपकी वेटिकन सिटी और ताइवान। अब इसके बाद हम करेंगे विच ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंदर सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। एरिया के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, सबसे बड़ा देश रसिया है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 7.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम सबसे छोटे देश की बात करें, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे जो छोटा देश है संसार में एरिया के दृष्टिकोण से, वो आपका है वेटिकन सिटी, जिसे हम हॉली सी भी कहते हैं, जिसका एरिया है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है और सबसे छोटा देश आपका कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं महाद्वीप की। आपके कॉन्टिनेंट्स कितने इन द अर्थ। ठीक है, यदि हम संसार में बात करें, अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो आपके 7 महाद्वीप हैं। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया है, उससे छोटा आपका अफ्रीका है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर उसके बाद यूरोप है, या फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात हो रही है। यदि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका अंटार्कटिका है। यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूएन की, द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएन की स्थापना आखिर क्यों करनी पड़ी, इसका इतिहास क्या था। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बना। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी हिस्ट्री क्या थी। आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। चाहे कोई देश जीता हो या हारा हो, पूरे देश सभी तरह से बर्बाद हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। सभी देशों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह से डगमगा गई थी। खाने तक के लाले पड़ गए थे। इंसानियत ने समझो पूरी तरह से दम तोड़ दिया हो और एक देश दूसरे देश को मारने पर उतर आया था। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू होता है 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म होता है आपका 11 नवंबर 1918 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी स्टार्टिंग होती है 28 जुलाई 1914 से और एंड होता है 11 नवंबर 1918 को। अब इसके बाद हम जानेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें आपके 37 देशों ने हिस्सा लिया था, 37 कंट्रीज। 37 देशों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी। आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आखिर कहाँ हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था। आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 3 स्थानों पे हुआ था। पहला स्थान था आपका यूरोप, दूसरा स्थान था आपका एशिया और तीसरा स्थान था आपका अफ्रीका। इसी टाइप से जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, आखिर क्यों हुआ, उसे क्यों करना पड़ा, क्या कारण था। आपके 2 देश थे, सार्बिया और ऑस्ट्रिया। सार्बिया के शासक का नाम था गैब्रिएले प्रिंसिप और ऑस्ट्रिया के शासक का नाम था फ्रेंच जोसेफ। ठीक है, शासक मतलब राजा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपके 2 देश थे, सार्बिया और ऑस्ट्रिया। सार्बिया का जो राजा था उसका नाम था गैब्रिएले प्रिंसिप और जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसका नाम था फ्रेंच जोसेफ। आगे की कहानी कुछ इस तरह से है। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड सार्बिया घूमने जाता है और सार्बिया के लोग मिलकर साजिश रचकर 28 जून 1914 को फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो सार्बिया घूमने जाता है अपनी पत्नी के साथ और सार्बिया के लोग
28 जून 1914 को साजिश रचकर फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या करवा देते हैं। और यह जो घटना घटित होती है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक 1 महीने पहले की घटना है। ऑस्ट्रिया के लोगों में आक्रोश होता है क्योंकि उन्होंने अपना राजकुमार खोया था, उत्तराधिकारी खोया था। ठीक है, वो सार्विया के शासक प्रिंसिप के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी मांग है कि मुजरिमों को सज़ा दी जाए, जो कातिल हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन जो सार्विया का शासक था प्रिंसिप, उनकी एक बात नहीं मानता है। जर्मनी इन चीज़ों को देख रहा था। जर्मनी ने जब सार्विया के साथ यह नाइंसाफ देखा तो उससे रहा नहीं गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और तुम सार्विया के साथ जंग का ऐलान कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। सार्विया के पास इतनी पावर नहीं थी कि वह जर्मनी से लड़ सकें। ठीक है, पूरी कहानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपके 2 देश थे, सार्विया और ऑस्ट्रिया। जो सार्विया के लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी थी और हत्या करने की वजह से ऑस्ट्रिया के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, गुस्सा था। वो सार्विया के शासक प्रिंसिप के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई जिन्होंने हत्या की है उनको सज़ा दी जाए। लेकिन जो प्रिंसिप था उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यह सब घटना जर्मनी दूर से देख रहा था और जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए आगे आता है और कहता है कि भाई तुम सार्विया के साथ जंग का ऐलान करो और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सार्विया के पास इतनी पावर नहीं थी कि वह जर्मनी से लड़ सके। अब आगे क्या होता है, सार्विया का साथ देने के लिए रूस हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक है, रूस ऐलान कर देता है कि यदि सार्विया की क्षेत्रीय सीमा में कोई भी देश प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले हमसे लड़ना होगा। ठीक है, वो सीधे तौर पर जर्मनी को चुनौती देता है। रूस के इस ऐलान से जर्मनी का ईगो हट हो जाता है। जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जर्मनी का एक पड़ोसी देश था फ्रांस, जो कि रूस का परम मित्र था। फ्रांस भी रूस के साथ आकर खड़ा हो गया। इससे क्या होता है, जर्मनी की ओर से ज़्यादा ईगो हट हो जाता है और जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर देता है। वो कहता है कि हम रूस को और सार्विया को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रांस को देखेंगे। तो वो फ्रांस पर हमले की तैयारी कर देते हैं। तो फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी को बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ता था और जर्मनी ने बेल्जियम से रास्ता मांगा तो उसने रास्ता देने से मना कर दिया। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक देश था बेल्जियम। ठीक है, और जर्मनी को हमला करना था फ्रांस पर। हमला करने के लिए बेल्जियम से गुजरना होता था। जब जर्मनी ने बेल्जियम से रास्ता मांगा तो बेल्जियम के शासक ने रास्ता देने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई कोई दूसरा रास्ता चुन लो। इससे जो जर्मनी था फिर से उसका दोबारा से ईगो हर्ट हो जाता है और जर्मनी कहता है कि हम फ्रांस को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम तुम्हें देखेंगे। तो जर्मनी बेल्जियम के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर देता है। आगे क्या होता है, बेल्जियम की रक्षा करने के लिए लास्ट में ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड आगे हाथ बढ़ाता है और इसके बाद जर्मनी फिर से ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वो कहता है बेल्जियम को बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रिटेन को देखेंगे। तो ब्रिटेन और जो जर्मनी था उनके बीच जंग का ऐलान हो जाता है। तो यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह से हार होती है और इस युद्ध में जितना भी नुकसान होता है उसे जर्मनी से वसूला जाता है और जर्मनी के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, जर्मनी की इस लड़ाई में एक छोटा सा सैनिक था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में जख्मी हो गया था। इस सैनिक पर इंग्लैंड के एक ऑफिसर की नज़र पड़ती है और वह ऑफिसर इस सैनिक का इलाज कराकर वापस जर्मनी भेज देता है। यह वही हिटलर है जो एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी। यूएन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो विश्व शांति के लिए काम कर रही थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, जैसा कि आपको पता है, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या थी, लीग ऑफ नेशन को प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें दूसरे विश्व युद्ध ना हो उसे रोकने के लिए 1919 में लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया गया। ठीक है, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है फ्रांस की कैपिटल में और उसमें दूसरा विश्व युद्ध ना हो उसे रोकने के लिए 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, लीग ऑफ नेशन को 1919 में बनाया गया। यह
लीग ऑफ नेशन का लोगो है। और लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रही, ठीक है, यह दूसरे विश्व युद्ध को ना रोक पाई। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध आपका शुरू होता है 1 सितंबर 1934 से और समाप्त होता है 2 सितंबर 1945 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1934 को और यह समाप्त होता है 2 सितंबर 1945 को। प्रथम विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी। जर्मनी की सेना में उसकी तरफ से एडोल्फ हिटलर भी लड़ रहा था। यह हार हिटलर को बर्दाश्त नहीं थी और यही हार दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बनी। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 8 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें से 5 करोड़ लोग आम नागरिक थे और सैनिकों की संख्या आपकी 3 करोड़ थी। आपका जो पूरा विश्व है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। पहला पार्ट था आपका एलाइज पावर और दूसरा पार्ट था आपका एक्सिस पावर। एलाइज पावर में आपकी कंट्री थी, यूके थी, फ्रांस थी, यूएसए थी, पोलैंड थी, चाइना थी और ग्रीस थी। और यदि एक्सिस पावर की बात की जाए तो इसमें आपकी कंट्री थी जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। आपका जो पूरा विश्व है वो 2 भागों में डिवाइड था, एलाइज पावर और एक्सिस पावर। अब हम बात करते हैं, भारत भी एलाइज पावर में शामिल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए उसे एलाइज पावर में शामिल होना पड़ा। जर्मनी 1 सितंबर 1939 को 4:45 पर पोलैंड पर हमला कर देता है। 1 महीने की लड़ाई के बाद जर्मनी का पोलैंड पर कब्जा हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। इस टाइप से आगे हम जानते हैं कि जो आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें 37 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो दूसरे विश्व युद्ध में आपके 61 देश शामिल थे। 61 देशों ने मिलकर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, परमाणु बम गिराए। और तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसी वजह से यूएन को बनाना पड़ा। इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट को बनाए रखने के लिए यूएन को बनाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी यूएन को बनाया गया। शुरुआत में जब यूएन बना उस समय यूएन की मेंबर कंट्री आपकी 51 थी, ठीक है। लेकिन यदि 2021 की बात करें तो यूएन की मेंबर कंट्री इस समय 193 हो गई हैं, ठीक है। पहले आपकी 51 थी। यदि 1945 की बात की जाए तो उस समय आपकी 51 थी और 2021 की बात की जाए तो यूएन की जो मेंबर कंट्री वो 193 है। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द लास्ट मेंबर कंट्री ऑफ यूएन। अंतिम सदस्य के रूप में यूएन के साथ जुड़ने वाला देश कौन सा था, ठीक है। विच ऑफ द लास्ट मेंबर कंट्री ऑफ यूएन। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई 2011 में साउथ सूडान ये अंतिम कंट्री थी जो यूएन के साथ जुड़ी। ये अफ्रीका का एक देश है। अब हम बात करते हैं जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेशन है, ये टर्म, ये जो नाम है ये किसने दिया? यूनाइटेड नेशन नाम को यूएस प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ने दिया। अब आगे हम बात करेंगे यूएन का जो लोगो है उसे किसने डिजाइन किया? यूएन का लोगो 1945 में डिजाइन किया गया, जिसे ओलिवर लिंकन लंग्विस्ट ने डिजाइन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका फ्लैग जो है, उसका जो लोगो है वो 1945 में डिजाइन किया। और किसने किया? ओलिवर लिंकन लंग्विस्ट ने। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया यूएन का मेंबर कब बना, ठीक है। इंडिया यूएन का सदस्य कब बना? इंडिया यूएन का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया यूएन का जो मेंबर है, मेंबर कंट्री, ये 30 अक्टूबर 1945 को बना। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है? ठीक है, यहाँ आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। पहली आपकी स्पेनिश, दूसरी है रशियन, तीसरी है इंग्लिश, फोर्थ है आपकी चाइनीज, फिफ्थ है आपकी अरबिक और सिक्स्थ आपकी फ्रेंच। ठीक है, तो आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं, कितने पार्ट हैं, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट हैं। तो यूनाइटेड नेशन के आपके 6 डिपार्टमेंट हैं, तो वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। तो पहला डिपार्टमेंट है जनरल असेंबली। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। ठीक है, जैसे यूएन के मेंबर है 193, तो जनरल असेंबली के भी 193 मेंबर होंगे। जैसे जनरल असेंबली में 193 मेंबर होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे जनरल असेंबली की। ये सभी मेंबर जनरल असेंबली में बैठकर क्या करते हैं? ये सभी मेंबर जनरल असेंबली में बैठकर निम्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी, सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स हो गए, मानवाधिकार, किसी मेंबर को ऐड करना है, किसी मेंबर को सस्पेंड करना है, बजटरी हो गया। ठीक है, किसी गरीब कंट्री को लोन प्रोवाइड कराना है ताकि वो अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप कर सके। तो इस टाइप से जो जनरल असेंबली है उसका जो प्रेसिडेंट होता है कितने साल के लिए चुना जाता है? जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है? जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इशू होते हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल ही हैंडल करता है। ठीक है, चाहे वो धर्म का मामला हो, ठीक है, चाहे वो जाति का मामला हो, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की असेंबली की, तो असेंबली में आपके 193 होते हैं। और इसी टाइप से जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं आपके? सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर आपके परमानेंट होते हैं और बाकी के जो 10 मेंबर होते हैं आपके नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी। अब देखो, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन है? जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन्होंने जीता था वो आपके परमानेंट मेंबर है। वो कौन कौन थे? यूएस था, यूके था, रशिया था, चाइना था और फ्रांस था। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रांस था पहले परमानेंट मेंबर नहीं था, यूके के कहने पर फ्रांस को इन 5 परमानेंट मेंबर में शामिल किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है, ये काम को करने की पावर नहीं होती, ये काम को रुकवाने की पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर जो होती है ये काम को करने की पावर नहीं होती, ये काम को रुकवाने की पावर होती है। अब हम बात करेंगे आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर की। आपके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनके पास केवल वोटिंग राइट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके तीसरे डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये आपका यूएन सेक्रेटरीट, सचिवालय। अब सचिवालय को कौन हैंडल करता है? सचिवालय को हैंडल करता है सेक्रेटरी जनरल, जिसे हम सचिव भी कहते हैं। ठीक है, और ये नोट करने वाली बात है, जो सेक्रेटरी जनरल है उसको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, सचिव होता है, उसे किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के थ्रू। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, जो आपका सचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करता है जनरल असेंबली, और किसके कहने पर? सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। अब हम बात करते हैं आपके सिक्योरिटी जनरल की। जो आपका सचिव होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है?
जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये नोट करने वाली बात है, जो सेक्रेटरी जनरल है कभी भी 5 परमानेंट मेंबर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। जो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से, जिनके पास वीटो पावर होती है, जिन्होंने आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑर्गन की, चौथे डिपार्टमेंट की, ठीक है। यूएन का चौथा डिपार्टमेंट है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर आपका हेग में, जो कि नीदरलैंड देश में पड़ता है, ठीक है। जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर आपका हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने जज होते हैं, इसमें आपके जज होते हैं 15, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आपके 15 जज होते हैं, और ये जज जो होते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ये सिलेक्ट होते हैं आपके 9 साल के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, और इन जज का चुनाव होता है 9 साल के लिए, फॉर 9 ईयर्स। अब आपका 5वां ऑर्गन्स है, 5वां डिपार्टमेंट है इकोसोस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, इसमें आपके 54 मेंबर होते हैं, ठीक है, 54 मेंबर। अब इसमें क्या होता है, ये मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं, इकोसॉस में जो मेंबर होते हैं 54, वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल साल में एक बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है। इकोसॉस की साल में एक बार आईएमएफ, मतलब ये वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ मीटिंग होती है। और क्यों होती है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन देती है, ताकि वो तरक्की कर सकें। अब आपकी लास्ट ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है 1994 के बाद इस काउंसिल को बंद कर दिया गया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।